किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में खेत खलिहान से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को लेकर आ गए हैं। वर्तमान में अभी वर्षा हो रही है, वर्षा ऋतु है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को पशुओं से संबंधित जो कार्य होते हैं वो किस तरीके से करना है। स्पेशली अगर टीकाकरण की बात करें तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे करना है, कब कब करना है, तो ये आज हम जानेंगे। जी हाँ, वर्षा ऋतु में पशुओं में टीकाकरण, इस विषय पे हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपने टॉपिक के बारे में जाना, आज का विषय क्या है, और आज हमारे साथ चर्चा पे मौजूद जो हैं विशेषज्ञ, उनके बारे में जाना। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये टीकाकरण जो होता है पशुओं में, हाँ। वो क्यों ज़रूरी होता है? देखिए किसान भाइयों, बीमारी दो तरह की होती है। एक बीमारी वो होती है जो अचानक आती है जी। अचानक आने का मतलब जैसे गाय बकरी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई है ना, बच्चा फंस गया, या जेर फंस गया है, या बच्चा गाय की बेली निकल गई हो, है ना, दूध उत्पादन में कोई समस्या आ रही है, दस्त कर रहा है, तो ये अचानक होने वाली बीमारियां हैं। इनका इलाज किया जाता है और टीकाकरण उन बीमारियों का किया जाता है जिनका मुख्यतः कोई इलाज भविष्य में अपने को मिलता नहीं है, सिर्फ रोकथाम ही की जा सकती। तो क्यों ना टीकाकरण करके बीमारी को होने से रोक लिया जाए। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। यानी कि बीमारी के आगमन के पूर्व ही यदि हम उसको आने से पूर्व ही रोक लें तो हमें अपने पशु में बीमारियां मिलेंगी नहीं। और आपकी जब अब ये बात हुई कि बरसात के समय में, तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अधिकतर जो है मौसमी होती हैं और मौसम के अनुरूप ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, तो इसलिए टीकाकरण कराना आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है पशुपालन कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अपने अपने स्तर से वो सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि उनके सवालों का जो हल है हम उन्हें ढूंढ के दें आपके माध्यम से। सर, एक और चीज़ है, पशु रोग नियंत्रण क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा किसान भाइयों पूछते हैं, सवाल रहते हैं मन में। हाँ, जो भी हमें बात बता रहा था कि बीमारी दो तरह की होती है। नियंत्रण का मतलब होता है कि बीमारी को हमें पूर्णतः नियंत्रण में लेना है। तो पशु रोग नियंत्रण का मुख्य मतलब ये होता है कि हमें बीमारी के आगमन के पूर्व उसका नियंत्रण करना है, और जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, अगर योजनाएं चलती हैं तो उसका लाभ लेकर हम उसका नियंत्रण करते हैं। और मुख्यतः नियंत्रण जो होता है वो मास जो कैंप लगाए जाते हैं उसके माध्यम से किया जाता है। तो जिससे क्या है कि जितने ज़्यादा पशु जो है टीकाकरण कर लेंगे तो बीमारियां उतनी कम उस गांव या उस क्षेत्र में मौजूद रहेंगी, क्योंकि अगर एक भी पशु छूट जाता है तो नियंत्रण हमारा संपूर्ण नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो इसलिए रोग नियंत्रण आवश्यक है। चलिए, तो एक और भ्रांति कह सकते हैं या सवाल कह सकते हैं हमारे किसान भाइयों के मन में रहती है कि दुधारू जो पशु होते हैं, दुधारू पशुओं के टीकाकरण कौन कौन से होते हैं और कब कब लग लगते हैं उनके? बहुत बहुत बढ़िया, यही सबसे मुख्य सवाल होना चाहिए आज के इस कार्यक्रम का कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, उनका टीका कब कब कराना चाहिए। बिल्कुल। तो बड़े पशुओं की बात करूं मैं, अगर किसान भाइयों, जैसे गाय भैंस है हमारे पास, तो मुख्य 3 टीके लगते हैं इसको। जैसे एक तो लगता है ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़िया, जिसमें जानवर लंगड़ा के चलता है। पीछे के जो क्वार्टर होते हैं यानी टांगे होती है, उसमें सूजन आ जाती है और वो जानवर लंगड़ा के चलता है। इसको हम ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। आगे बताऊंगा इसके बारे में। एक होती है बीमारी, उसका नाम होता है HS, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, यानी कि गलघोटू, जो जनरली भैंसों में ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। भैंसों में गलथन सूज जाते हैं, जो गला वाला रीजन होता है उसमें सूजन आ जाती है, जानवर गर्दन मोड़ नहीं पाता, बहुत तीव्र उसको बुखार आता है, खाना लेने में, जुगाली करने में उसको समस्या रहती है। और तीसरी जो बीमारी है उसका नाम है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, खुर पका मुँह पका। ये सबसे कॉमन बीमारी है जो किसान भाई देखते हैं, जिसमें खुर और मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं और उनसे पानी निकलता है। ये तीनों रोग संक्रामक रोगों की श्रेणी में जाते हैं, है ना। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक पशु से दूसरे और दूसरे से तीसरे को होते समय नहीं लगता। जैसे अपन ने भी कोरोना में देखा कि एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे से तीसरे को होते बीमारी को समय नहीं लगा, वैसे ही पशुओं की बीमारियां जो रहती हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ किसान भाइयों, कि जैसे किसी एक पशु को FMD है यानी रोगा है, वो खंती से पानी पी रही है, जिसमें स्वस्थ पशु भी पानी पीता है। अगर उसके मुँह से लार के साथ जो संक्रमित पानी जो है वह अगर
उसमें गिर गया खंती में, तो जो स्वस्थ पशु उस पानी को पिएगा वो भी वो भी हो जाता है। संक्रमित हो जाएगा। तो ये वाकई में एक बहुत ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों। जैसे कि आपने जाना कि खुरपका मुंहपका की बात करें या गलघोंटू की बात करें, ये तमाम जो रोग हैं वो हमारे पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो ये तो सर आपने बताया कि किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। अब उनका हम नियंत्रण करें या फिर उनका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये कैसे हम कर सकते हैं? नियंत्रण की ही जरूरी बात है, इलाज भी मैं बता देता हूँ किसान भाइयों जी। नियंत्रण जो सबसे मुख्य रहे वो यही है कि समय पर टीकाकरण हो जाए। टीकाकरण का मैं समय सारणी बता देता हूँ, वो मुख्य है। जैसे भी बरसात चल रही है, हम BQ और HS का टीकाकरण इस समय करा सकते हैं, यानी लंगड़िया का और गलघोंटू का टीका हालांकि थोड़ा 1 महीने पूर्व लग जाना चाहिए, पर अभी भी देर नहीं हुई है। जो किसान भाइयों ने टीकाकरण नहीं कराया हो वो अपने पशु का BQ और HS का टीकाकरण करा सकते हैं। एक मुख्य बात और बताता हूँ मैं इसमें किसान भाइयों कि BQ और HS का टीका यूँ तो अलग अलग लगता है ना, लेकिन अभी कुछ टीके ऐसे आने लगे हैं जिसमें समेकित रूप से ये टीका एक ही टीके के अंदर होता है। बिल्कुल। तो यानी एक टीके के अंदर भी BQ HS को हम लगा करके समाप्त कर सकते हैं जी। तो ये तो हो गया BQ HS का। बाकी जो FMD का टीका है वो अक्टूबर नवंबर के समय लगता है, जब अपनी ठंड आने का समय होता है या दशहरा दिवाली का अपन समय मान लें, उस समय में हम चाहें तो अपने पशु में FMD का टीकाकरण करा के आने वाली सर्दी में हम उसको FMD से रोग मुक्त कर सकते हैं। और सालाना स्तर पे हमको टीकाकरण कराना है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे जानवर जो है जो रोग से बचाव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे सभी लोग जो है टीकाकरण नहीं कराते हैं। कई भ्रांतियां पाल के रखी हुई उन्होंने मन में, इसलिए। तो ये भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हम आपको समय समय पर जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। दुधारू पशुओं की बात की हमने, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, कह सकते हैं क्षेत्र है बकरियों का। बिल्कुल। तो बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां या फिर टीकाकरण होते हैं जिससे कि समय समय पर हमारे किसान भाई चेतन्य रह सकें? बिल्कुल, बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। बकरी पालन में यूँ कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आती जी। यदि हम ये 2-3 टीकाकरण के कार्यक्रम को अपना लें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी बकरी पालन का केंद्र है अपने पास भी। बिल्कुल। हम भी समय समय पर टीकाकरण कराते हैं। एक मुख्य टीका जो बताया मैंने आपको बड़े जानवरों में FMD का, वो ज़रूर इनको लगता है। BQ HS का टीका जनरली बकरियों को नहीं लगाया जाता। इसके अलावा जो 2 टीके और लगते हैं उसका नाम है, एक लगता है ET का टीका, एंटेरोटॉक्सीमिया ET, और एक लगता है टीका किसान भाइयों PPR के नाम से। तो PPR का टीका जो है वो निमोनिया से पशु की रक्षा करता है। ET का टीका जो है आंत्रशोथ यानी दस्त वाले रोगों से इसकी रक्षा करता है। इसका समय भी मैं आपको बता देता हूँ कि ET तो साल में हम कभी भी लगा सकते हैं, जब भी मौसम का परिवर्तन हो हम ET के टीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पशु को बचा सकते हैं और सालाना स्तर पे हम इसको लगाते रहें। PPR का टीका अलबत्ता ज़रूर बरसात और ठंड के बीचों बीच में हम लगा सकते हैं, ताकि आने वाली सर्दी में हमारा पशु निमोनिया के रोग से न ग्रसित हो। बिल्कुल। बहुत सारे किसान भैया पूछते हैं कि भाई टीकाकरण करवाते वक्त हमें सावधानियां कौन कौन सी रखनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल, किसान भाइयों टीका लगाते वक्त 2 सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टीके की सावधानी जरूरी है और जानवर की सावधानी जरूरी है। बिल्कुल। तो टीके की सावधानी क्या है? टीके की सावधानी ये है कि टीका कोल्ड चेन से चल के आता है, यानी टीका हमेशा बर्फ़ में, देखा होगा अपन ने, बर्फ़ में रहता है ना, तो कोल्ड चेन में रह के आता है। तो टीका कोल्ड चेन का रहे, उसकी कोल्ड चेन ना टूटे। लगाते समय ध्यान रहे तेज़ धूप या इस तरीके की हमें वो ना मिले कि बहुत तेज़ धूप में हमने टीका लगाया हो। जानवर की बात बताऊं मैं आपको, तो जिस जानवर को दस्त लग रहे हों, बीमार हो, पेट में कृमियों का उस पर वो हो कि ज़्यादा कृमियाँ हैं उसके पेट में, जैसे गोबर में पटारे दिखती हैं, अगर इस तरह की कोई समस्या दिख रही हो तो उस जानवर को टीकाकरण हमें उस समय नहीं कराना है। बुखार है अगर उसको उस वक्त समय में जब टीका लग रहा हो तो भी टीके को 1-2 दिन के लिए हमें, जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए, टाल देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं किसान भाइयों। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए
जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं हूं विपिन यादव और हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जो वर्षा ऋतु है उसमें स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के। सर, स्वच्छ दूध उत्पादन किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, स्वच्छ दूध उत्पादन आज की डिमांड, आज की मांग है। जैसे कि हम आज की डेट में बात करते हैं ऑर्गेनिक खाने की, ऑर्गेनिक अंडे तक की बात होने लगी है, तो वैसे ही स्वच्छ दूध की बात की जाए, क्योंकि दूध एक ऐसा हमारे पोषण में एक ऐसी चीज़ है जो सुबह से शुरू होती है और रात तक चलती है। बिल्कुल, यानी सुबह हमारी दूध से, रात हमारी दूध से, सारा त्यौहार हमारा दूध से, क्योंकि बिना दूध के आइटमों पकवानों के हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन नहीं होता, संभव नहीं हो सकता। संभव नहीं। तो दूध का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। अभी तक क्या है, लोगों का ध्यान इस तरफ गया नहीं है। स्वच्छ दूध का मतलब होता है दूध जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी, कचड़ा, इस तरह की कोई चीज़ का सम्मिश्रण न हो, वह स्वच्छ दूध होता है। स्वच्छ दूध वो होता है जो एक स्वस्थ पशु, स्वच्छ पशु से निकलता है और स्वच्छ तकनीक के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। अब स्वच्छ तकनीक की मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ, जिनका हमें अनुसरण करके स्वच्छ दूध की प्राप्ति करना है। किसान भाई, सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे पशु को हमें थनैला रोग से बचाना है। यही वो रोग है जो स्वच्छ दूध के उत्पादन में बाधा है। इसी के कारण जो है दूध के अंदर तमाम तरह की बैक्टीरिया जो है वो निकल के आते हैं और हमारे दूध को ख़राब करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। तो किसान भाई, जब दूध के लिए आयन की सफाई करते हैं तो पानी से साफ़ करते हैं हम थन को। तो मेरा ये कहना है कि पानी की बजाय पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोल करके उसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि थन जो है, जो दूध निकाल रहा है, उसके हाथ भी साफ़ हो जाएंगे। मतलब वो एक ऐसे बैक्टीरियोसाइडल काम करेगा, है ना, बैक्टीरिया का नाश करेगा जो दूध निकालने वाले के हाथ पे। और थन पे लगने पे जो थन के ऊपर जितने भी गंदगी, बैक्टीरिया और जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनको वो नष्ट कर देता है। इसके पश्चात जब हम दूध निकाल लेते हैं तो दूध निकालने के बाद पुनः इस पानी से हमको उसको धो देना है। एक चीज़ सबसे बड़ी ध्यान रखने बाद ये योग्य बात है कि दूध निकालने के पश्चात पशु को हमको 3 से 4 मिनट के बाद ही ज़मीन पे बैठने देना है। उसका उदाहरण मैं दूंगा किसान भाइयों कि जैसे हम खेत में पाइप रखते हैं, जब पानी की मोटर चलती है पानी निकलता है, जैसे ही पानी की मोटर बंद होती है, बिजली जाती है, पाइप सक्शन लेता है, तो हम लोग आखिरी पाइप को थोड़ा ऊपर रख देते हैं जिससे कि वो मिट्टी या कंकड़ी अंदर न ले ले। वैसे ही अगर जब थन से दूध निकालते हैं तो थन में भी सक्शन प्रेशर आता है वैक्यूम के द्वारा। तो जब पशु दूध निकलते से ही बैठ जाता है तो सक्शन के द्वारा वो मिट्टी, कंकड़ी, पथरी, जो भी जमीन पे गंदगी पड़ी रहती है, सक कर लेता है उसको सक करने से थन में दूध के अंदर जाके मिलता है वो, और थन भी खराब करता है और दूध भी आपका अपना खराब होता है। तो इसको ध्यान में रखना। दूसरा कि जो सार है उस सार की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि उसमें मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े
ये डेवलप ना हो, जिससे कि दूध के अंदर गिरे या दूध को खराब करें, है ना। और सबसे बड़ी बात, जिन बर्तनों में दूध निकाला जा रहा है उनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दूध अगर सब जगह से सही है तो आखिरी कड़ी जो है हमारी बर्तन है। जैसे आपकी बाल्टी है या जिसमें हम दूध निकाल रहे हैं या दूध किसी के यहाँ भेज रहे हैं, उसमें क्या होगा, अगर इसकी साफ़ सफाई करना हो किसान भाइयों तो हमें डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करना है और कभी कभी स्टीम देना है, यानी भाप। कहीं कुछ पानी वानी गर्म करते रहें, उसके ऊपर उसको उल्टा रख दें थोड़ी देर के लिए, तो भाप की हीट इतनी तेज़ रहती है कि बर्तन के अंदर जितने बैक्टीरिया होंगे वो सब जो है भाप से नष्ट हो जाएंगे, वो अपनी सफाई प्रॉपर हो जाएगी, दूध उसमें जाएगा तो फटेगा नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखें अगर किसान भाई, तो सच दूध उत्पादन की जो है डिमांड मार्केट की भी और अपने खुद के परिवार के लिए भी वो पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों। उम्मीद है कार्यक्रम में आपको जानकारियाँ बहुत पसंद आई होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबरें खेती के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख खबरों पर। खरीफ बोनी का रकबा घटा, पीएम किसान की 9वीं किश्त जारी, 31 अगस्त तक किसान संपर्क अभियान, गुड़ उत्पादकों की कार्यशाला आयोजित, व्यावसायिक खेती प्रशिक्षण 16 से 18 तक। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल बुआई 933.88 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष इस समय तक 956.47 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इसमें धान की बुआई लगभग 310.17 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 318.88 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इसमें लगभग 8 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। मोटे अनाज की बुआई लगभग 153.5 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 156.29 लाख हेक्टेयर था। इसमें भी लगभग 3 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। खरीफ दलहनों की बुआई गत वर्ष की तुलना में लगभग 2 लाख हेक्टेयर अधिक की गई है। इस वर्ष 119.54 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें बोई जा चुकी हैं, जबकि गत वर्ष अब तक 117.36 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। देश में अब तक कुल खरीफ फसलों की बोनी 933.88 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष अब तक 956.47 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इस वर्ष की बोनी गत वर्ष की तुलना में लगभग 23 लाख हेक्टेयर कम है, क्योंकि इस वर्ष धान, मोटे अनाज, तिलहन एवं कपास आदि फसलों की बुआई में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9वीं किश्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत भी की। 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को भेजी गई है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बुआई के मौसम के बारे में चर्चा की और यह उम्मीद जताई कि आज प्राप्त हुई राशि से किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि वाली किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के 1 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने शहद मिशन के साथ ही नेफेड की दुकानों में जम्मू कश्मीर के केसर बनाए जाने जैसी पहलों के बारे में भी चर्चा की है। शहद मिशन की वजह से 700 करोड़ रुपए के शहद का निर्यात हुआ है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रतलाम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विगत 1 जुलाई से किसान संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक BR रामाकृष्णा नायक ने बताया कि अभियान में शाखा स्तर पर किसानों के ओवरड्यू KCC खातों का नवीनीकरण किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज अनुदान एवं फसल बीमा के लाभ से वंचित होने से बचा जा सके और किसानों को शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। इसके साथ ही NPA खाते में भी किसानों को छूट प्रदान कर बैंक की समझौता योजना के तहत लाभ प्रदान करने का पुनः ऋण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फसलों में हो रहे कीट के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों तथा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख ने सीहोर विकासखंड के मोगराराम आमाझीर तथा इछावर विकासखंड के ग्राम लसूरिया राम भाऊखेड़ी, जामोनिया, हटे सिंह ग्रामों के कृषकों के खेतों पर सोयाबीन एवं मक्का फसल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान तंबाकू, इल्ली, सेमी लूपर तथा तना मक्खी का प्रकोप फसलों में देखा गया। कृषकों को निरीक्षण के दौरान कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशक नोवाल्यूरॉन, इंडोक्साकार्व 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ या बीटा साइफ्लुरथीन, इसके साथ ही एमिडाक्लोरोप्रिड 140 मिलीलीटर प्रति एकड़ या नोवाल्यूरॉन, इमामेक्टिन 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव करने की सलाह दी है। सोयाबीन में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए कार्बनडाइज प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ या थायोमिथॉक्सम, इसके साथ ही लेम्बा साइलोथ्री में 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करने की सलाह दी है। इसके साथ ही खेतों का निरंतर निरीक्षण करें। इसके साथ कीटनाशकों का विक्रेता से बिल जरूर लें। इसके साथ ही साथ कृषि विभाग के सहायक संचालक श्री अनिल कुमार जाट, कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया इच्छावर के प्रमुख डॉक्टर JK कन्नौजिया, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी BS देवड़ा तथा BL विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया। कलेक्टर वेद प्रकाश की अध्यक्षता में जिले के गुड़ उत्पादक कृषकों की क्षमता वर्धन के लिए मंगलवार को PG कॉलेज ऑडिटोरियम नरसिंहपुर में एपेडा द्वारा आयोजित क्षमता वर्धन कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यक्रम में जिला पंचायत CEO डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे, एपेडा नई दिल्ली महाप्रबंधक श्रीमती समिधा गुप्ता, जिले के गुड़ निर्माता किसान उपस्थित थे। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर वेद प्रकाश ने कृषकों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि करेली का गुड़ अपने आप में विशिष्ट पहचान रखता है। जिले में गुड़ निर्माण की क्षमता अच्छी है। ऑर्गेनिक गुड़ के उत्पादन के लिए गन्ने को भी जैविक तरीके से उगाया जाना चाहिए। पारंपरिक तरीके से की जा रही खेती को आगे भी इसी प्रकार बनाए रखने की आवश्यकता है। जिले के गुड़ को व्यापक पहचान दिलाने के लिए हमें इसकी GI टैगिंग, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग पर ध्यान देना होगा। पारंपरिक तरीके से की गई खेती आपको एक अलग साख बनानी होगी। भोपाल एवं इंदौर में आयोजित हाट बाजार में करेली गुड़ की मांग यह दर्शाती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए गुड़ के उपयोग को लेकर लोग अपनी जीवन शैली में शामिल कर रहे हैं और जिले के किसानों को अपनी गुड़ निर्माण की यह विशिष्ट दक्षता नहीं खोना है। इस क्षमता को संरक्षित एवं संवर्धित करना होगा। गुड़ के ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए नरसिंहपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में गुड़ निर्माण के लिए युवा उद्यमी आगे आ रहे हैं। हम जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे उतनी ही बड़ी सफलता हासिल करेंगे। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में व किसानों की आय दोगुना करने की ओर एक कदम औषधीय एवं सुगंधित पौधों की व्यावसायिक खेती एवं प्रक्रियाकरण पर आधारित ऑनलाइन वेबिनार 16 अगस्त से 18 अगस्त तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला समन्वयक सेडमैप अनिल शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न बहुमूल्य औषधियाँ, पौधे, अश्वगंधा, सर्पगंधा, शतावर, सफेद मूसली, गिलोय, तुलसी, मोरिंगा, कोच, पपीता आदि व सुगंधित पौधे जैसे लेमन ग्रास, पामोरोजा, सिट्रोनेला, मिथ्या खस आदि का कृषि तकनीक, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं इन पर आधारित उद्योग और इनके बीजों, प्लांटिंग मटेरियल के प्राप्ति स्थलों तथा मार्केटिंग हेतु संभावित बाजार की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त होम हर्बल गार्डन स्थापना व घरेलू जड़ी बूटियों के गुणों व उपचार आदि के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ खबरें खेती के संक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।